हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम होने वाला है इशू ऑफ डिबेंचर्स। यस, शेयर कैपिटल का ही बुक जो हमारे पास अवेलेबल है, जो आपकी सेकंड बुक है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, टी एस ग्रेवाल के अंदर। उसके अंदर जो एक चैप्टर है लाइक शेयर कैपिटल, तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, इशू ऑफ शेयर्स वाला। उसके बाद एक चैप्टर आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला टॉपिक, तो वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये गाइड करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली उस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं इशू ऑफ शेयर्स के साथ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, जहाँ से मैक्सिमम टाइम देखा गया है। जहाँ अगर आप सैम्पल पेपर उठा रहे हो या करना स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों ने, तो उस सैम्पल पेपर के अंदर जो टॉपिक मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ उसका क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो 3 नंबर का ही क्यों ना हो। 6 नंबर में भी आ सकता है, बट हाँ 3 नंबर का तो आपका 100% आएगा ही आएगा। मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की है जहाँ पर मैंने आपको गाइड किया है कि 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर फ्रेम होंगे आपके, चाहे वो प्री बोर्ड हो चाहे वो आपका फाइनल एग्जाम हो, वहाँ पर किस किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से आपको 6 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारे पास, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम कवर अप करेंगे वहाँ से जहाँ से डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप अलग से कर सकते हैं या फिर मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ओके, चलिए। तो आज जो चैप्टर बेटा हमारे पास स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर है हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में हमारे पास किस किस तरीके के डाटा हैं, कैसे कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पूरे टॉपिक्स कितने हैं करने के लिए और कौन कौन से टॉपिक से कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला पार्ट, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हम क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, बिकॉज हम स्टार्ट किया है तो कंप्लीट सारा का सारा हम कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सीखोगे बेसिक एंट्रीज। तो बेसिक एंट्रीज हम यहाँ पे देखेंगे। अब बेसिक एंट्रीज का मतलब हो गया, जैसे शेयर कैपिटल में आपने बेसिक एंट्री सीखी थी, सेम वैसे ही बेसिक एंट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जब हम शेयर्स इशू करते थे तो शेयर्स इशू करते टाइम पार है, प्रीमियम है, वहाँ 2 केसेस थे आपके पास। यहाँ पे तीसरा केस भी निकल के आ जाता है, बिकॉज जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो 2 ही थे, बट यहाँ पर आपका पार वाला केस भी अवेलेबल है, और अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो प्रीमियम पे तो यू कैन डू दैट। और यहाँ पर डिस्काउंट वाला केस भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आप डिस्काउंट पर भी डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो, तो यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हम चलेंगे बेटा, वो चलेंगे हम इसके बाद अगले टॉपिक के ऊपर, जिसमें आपका ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। बट हाँ, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐसा कोई केसेस वाले बनते नहीं है, बिकॉज रिजेक्शन वाला केस अगर आ गया तो ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा हैवी नहीं है वहाँ पर जितना ज़्यादा वहाँ था। तो ओवर सब्सक्रिप्शन आपके पास थोड़ा सा टॉपिक देखने को मिलेगा, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी है हमारे पास इसके अंदर, लेकिन उसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम है जैसा आपके पास शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में था। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसीडरेशन अदर देन कैश। इन कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो ये वाला टॉपिक भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हम कौन से क्वेश्चंस बोलते हैं बेटा, वेंडर वाले क्वेश्चन, जहाँ पर आपका वेंडर अकाउंट देखने को आपको मिलता है। ये शेयर्स में भी था आपका, एग्जैक्टली डिट्टो सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क क्या है, यही फर्क है, ये जो एक पार्ट है ना डिस्काउंट वाला, बस ये वाला जो पार्ट है वो वहाँ पर नहीं था, यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो वेंडर वाले केस में जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं कुछ परचेस करते टाइम, या लाइक मशीनरी खरीद ली हमने या फिर पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया, तो इन रिटर्न ज़रूरी नहीं है पैसा पूरा देना है आपको। अगर आप शेयर्स दे सकते हो तो शेयर्स दे देना, डिबेंचर दे सकते हो डिबेंचर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वाला टॉपिक भी आपका एग्जैक्टली सिमिलर है जैसा आपने शेयर कैपिटल में सीखा था। ओके, चलो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट यहाँ से आपका बिल्कुल डिफरेंट स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ये जो टॉपिक है ना, ये 3 टॉपिक्स, ये टॉपिक एग्जैक्टली डिट्टो सेम है जैसे हमने वहाँ किए थे शेयर कैपिटल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे अगला पार्ट क्या निकल के आता है, तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज, एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज। हमने डिबेंचर्स को इशू किया। अब डिबेंचर्स को जब हमने इशू किया तो वो हमने एज कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किया। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है बेटा,
कोलेटरल का मतलब होता है वो पार्ट जो हमने गिरवी रख दिया, डिबेंचर्स को हमने एग्जैक्टली इशू नहीं किया पैसे के बदले में, ये सिक्योरिटी पर्पस पे मैंने इशू किया हुआ है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट वाला पार्ट है जो हम लोगों ने वहाँ पे नहीं देखा था, बिकॉज शेयर्स गिरवी नहीं रख सकते आप। यहाँ पर डिबेंचर्स को गिरवी रखा जा सकता है बिकॉज ये पूरी तरीके से सिक्योर होते हैं, इसीलिए पैसा वापस करना ही पड़ेगा, लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज हो जाती है डिबेंचर्स के केस में। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो निकल के आता है दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, कि रिडम्पशन का टर्म्स क्या है हमारी, रिडम्पशन का मतलब पैसा जब वापस करने की बारी आएगी तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको ध्यान में रखा जाएगा पैसा वापस करते टाइम, और इशू की एंट्री करते टाइम भी हम उनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया। इसके बाद एक टॉपिक और आता है जिसमें हाथ आप यूज़ करोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब परसेंटेज लगा होता है डिबेंचर्स के आगे हमेशा। डिबेंचर्स में क्या है, डिबेंचर्स कैटेगरीज में इशू किए जाते हैं, 9%, 10%। वो क्या है, क्लास ऑफ डिबेंचर को डिफाइन करता है कि भाई जो डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो प्री डिसाइडेड होता है एट द टाइम ऑफ इशू। हम उसको कितना पे करेंगे और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स। तो इसका क्वेश्चन भी आपका 3-3 नंबर के बनते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है राइटिंग ऑफ। क्या राइट ऑफ करने की बात की जा रही है यहाँ पे, राइट ऑफ करोगे आप राइट ऑफ डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये हमारा एक टॉपिक निकल के आता है। अब इन सारे टॉपिक्स में से ना जो ये वाले टॉपिक्स हैं स्टार्टिंग वाले, ये टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये वाले टॉपिक्स जो हमारे पास हैं, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन आएगा आपका ये 3 नंबर में आ सकता है सेपरेटली, ये 3 नंबर में आ सकता है सेपरेटली। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है या 1 नंबर में मिल जाएगा आपको, और ये तो बेटा 1 नंबर का ही मिलेगा, ज़्यादा महंगा मिलता नहीं बिकॉज एक ही एंट्री होती है। लेकिन हाँ, अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर तो वो क्वेश्चन 6 नंबर का बन जाता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। अगर लाइट क्वेश्चन बनेगा आपका इस चैप्टर से तो वो 3-3 मार्क्स का यहाँ से निकल के आ सकता है, ये 1 मार्कर में रहेगा। बट अगर तीनों क्वेश्चन को मर्ज कर दिया जाए, तीनों टॉपिक्स को मर्ज कर दिया जाए, हाँ ये वाला टॉपिक नहीं मिलेगा, कोलेटरल वाला नहीं मिलेगा आपको उसके अंदर, ये वाला हाँ ये 3 नंबर का सेपरेट देखने को मिलता है, लेकिन 6 मार्कर में आपका यहाँ से ये जो टॉपिक आपका बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक की एंट्रीज जो हैं वो 6 मार्कर में आपकी फ्रेम हो जाती हैं आराम से। तो ये 6 मार्कर वाला टॉपिक बन जाता है और ये सेपरेटली 3 मार्कर का देखने को मिलेगा, ये मर्ज नहीं होगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ती है आपको, जनरेटर दिखानी पड़ती है, तो वो हो सकता है 3 मार्क में। बाकी ये तीनों टॉपिक अगर मर्ज हो जाता है तो वो 6 नंबर में आ जाएगा आपके पास। क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब हम आज से क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, देखो ये जो पार्ट है ना आपका, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये एज इट इज़ जैसा आपने शेयर्स में सीखा था सेम वैसा ही है। यहाँ पर अननेसेसरली टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है आपको। ठीक है, आप थोड़ा बहुत भी अगर आप चेकआउट करोगे तो चीज़ें मिल जाएंगी आपके, लेकिन समझने वाला काम कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल एज इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आपका हो चुका है ऑलरेडी शेयर्स के अंदर। यहाँ से हम लोग सीखेंगे आज क्या लिखा है बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज। तो आज हम ये वाला पार्ट कवर करने वाले हैं कि कोलेट्रल सिक्योरिटी के तरीके में जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो कोलेट्रल सिक्योरिटी के फॉर्म में, उस टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या देखने को आपको मिलेगा। ओके, तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, इसको नोट्स बनाते रहो, बहुत काम आएगा। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक आपका, जहाँ पे कोलेट्रल सिक्योरिटी के नाम पे अपने डिबेंचर्स को इशू करोगे। क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज़। अब यहाँ पर हमारे पास ना 2 केसेस निकलते हैं। हम दोनों केसेस को समझने के लिए एक साइड में अपने पास एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे और फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या काम करने हैं। ओके, तो चलो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे 2 केसेस आपके पास देखने को मिलेंगे। केस नंबर 1, अब केस नंबर 1 में क्या होगा, व्हेन कंपनी डिसाइडेड। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन ना पक्का मेंशन करके देगा कि कंपनी क्या डिसाइड कर रही है। व्हेन कंपनी डिसाइडेड to record the general entry for issue of debentures। तो डिबेंचर्स को जब हम इन्हें इशू किया तो उन डिबेंचर्स को इशू करते टाइम कंपनी ने ये डिसाइड किया कि भाई इस पूरी ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको किस किस बात का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इन दैट केसेस हम क्या करेंगे, हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके चलते बेटा इसमें। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारे पास, एक साइड में छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट कर लो। जैसे हमारे पास भाई ये हमारी कंपनी है और ये हो गया एक बैंक। अब कोलेट्रल सिक्योरिटी एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं आपको ये करवा दूं, उसके बाद मैं थ्योरेटिकली भी बता दूंगा आपको कि कोलेट्रल सिक्योरिटी में जो डिबेंचर्स इशू करते हैं वो होता क्या है। वैसे यहाँ भी आप समझ लो एक बार होता क्या है। देखो आपने क्या किया, आपने यहाँ से बैंक से लोन लिया
है ना। तो मैंने लोन लिया, लेट सपोज कि भाई मैंने 10 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लिया। अब ये बैंक हमारे पास कौन सा बेटा, ये बैंक है हमारे पास SBI बैंक, है ना। SBI बैंक से हमने क्या किया, लोन लिया सिंपल। और लोन के बदले में हमने क्या किया, पहले क्या किया, एक बिल्डिंग को गिरवी रखा, मतलब मॉर्गेज कर दिया एक बिल्डिंग को। अब बिल्डिंग का अमाउंट है बेटा आपके पास कितना, 15 लाख रुपए की बिल्डिंग आपने क्या की, यहाँ पे गिरवी रख दिया आपने, है ना। अब बैंक से अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो चेक पूछेगा ना आपसे, सर हम आपको लोन दे तो देंगे लेकिन बदले में आप गिरवी में क्या रखोगे, आप हमारे पास क्या श्योरिटी रहेगी कि आप पैसा हमें वापस कर दोगे। तो कंपनी ने क्या किया, अपने पास से एक बिल्डिंग गिरवी रख दी। अब बैंक वाला क्या बोलता है, सर बिल्डिंग में अगर कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया, कुछ भी अगर हो जाता तो सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास पैसे को रिकवर करने का। ओके, तो सेकंड ऑप्शन क्या बोला, कंपनी ने कहा एक काम करो, हम आपको अपनी कंपनी के ना डिबेंचर्स भी दे देते हैं। अब डिबेंचर्स का जो वैल्यू इन्होंने रखा वो क्या था, 15 लाख रुपए के डिबेंचर्स और हैं हमारे पास, वो भी आप हमसे ले लो एज अ सिक्योरिटी पर्पस। तो ये जो डिबेंचर्स इशू किया जाए ना, ये वाले डिबेंचर्स, ये डिबेंचर्स कौन से वाले हैं, ये डिबेंचर्स कोलेट्रल सिक्योरिटी वाले हैं, मतलब कोलेट्रल कर दिया। कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी रखना, सिंपल। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम इस सिक्योरिटी को, बिल्डिंग को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग को बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी। अब ये प्राइमरी सिक्योरिटी में आपकी चली गई बिल्डिंग, और ये जो सिक्योरिटी में डिबेंचर्स गए इसको हम बोलते हैं बेटा सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी, और इसी को ही हम बोलते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी को, जैसे या फिर इसको बोलो एडिशनल सिक्योरिटी भी बोलते हैं हम लोग। तो इसी सिक्योरिटी को, जो सेकेंडरी सिक्योरिटी है, इसे ही हम बोलते हैं कि डिबेंचर्स को इशू किया गया एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, कि आपने कोलेट्रल कर दिया, है ना, कि गिरवी रख दिया आपने डिबेंचर्स। अब ये हो गए कोलेट्रल। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, अब इस पूरे सेगमेंट में हम इसी के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे अभी। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है आपको यहाँ पे, नो इंटरेस्ट on these debentures to be या फिर paid by the company to bank, या फिर किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से भी आपने लोन वगैरह लिया है, उसको इन डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा। हालांकि ये डिबेंचर्स जो दिए जाते हैं उसका एक परसेंटेज होता ही है, 9% हो गया, 10% हो गया। क्वेश्चन आपको पक्का बता देगा कि भाई ये जो डिबेंचर्स हैं कौन सी क्लास वाले हैं। हमने बोला लेट सपोज भाई ये 9% वाले डिबेंचर्स हैं। इसका मतलब क्या है, बैंक के अलावा अगर हमने ये डिबेंचर्स किसी और को दिए, पब्लिक में इशू कर दिया, फिर किसी थर्ड पार्टी को इशू कर दिया, वहां से पैसा मैंने ले लिया, तो उसके ऊपर तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो डिबेंचर्स मैंने इशू किए ये वाले, इन डिबेंचर्स पर मुझे कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जो मैंने पॉइंट आपको अभी लिखवाया ये वाला, ये पॉइंट आप बिल्कुल से ध्यान रखिए कि बिकॉज ये पॉइंट आपका एमसीक्यूज में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि जो डिबेंचर्स भाई इशू किए गए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा। तो 4-5 ऑप्शन होंगे, एक में होगा 6% आपका, बिकॉज पार्टनरशिप में 6% होता है। अगर इंटरेस्ट रेट गिवन ना हो तो आपका माइंड वहीं पे क्लिक करेगा, अगर आपको नहीं पता कि 6% होता है इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो। बट इन दैट केस ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सिक्योरिटी के तरीके से दिए गए हैं। आपने पब्लिक का पैसा इस्तेमाल नहीं किया है, आपने बैंक का ये वाला 10 लाख रुपए इस्तेमाल किया है। अब बैंक ने जो आपको लोन दिया उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना। अब लोन जिस रेट के ऊपर होगा 10%, 8%, 6%, वो इंटरेस्ट आप ऑलरेडी पे कर रहे हो ऑन दैट 10 लाख रुपीज। तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज डबल इंटरेस्ट हो गया ना आपका, तो आपको डबल नुकसान है। तो इसीलिए इस पर डिबेंचर के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा बैंक के ऊपर, जब तक ये डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी रखे गए हैं तब तक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको डिबेंचर्स में कोलेट्रल सिक्योरिटीज पे ध्यान रखना है। सबसे पहले इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, क्या होगा, बैंक सबसे पहले रियलाइज करेगा, बैंक रियलाइज प्राइमरी सिक्योरिटी टू रिकवर, प्राइमरी सिक्योरिटी टू रिकवर द अमाउंट ड्यू, द अमाउंट ड्यू टू द कंपनी। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले प्राइमरी सिक्योरिटी को सेल ऑफ किया जाएगा। मतलब अगर डिफॉल्ट होता है तो सबसे पहले बैंक क्या करेगा, बैंक भी प्राइमरी सिक्योरिटी जो बिल्डिंग उसके पास अवेलेबल है उसे सेल आउट कर देगा, और अपना जो अमाउंट ड्यू था कंपनी के ऊपर, विच इंक्लूड्स लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। इसीलिए क्या है, पॉइंट आता है कि सर लोन तो हमने 10 लाख का दिया है, लेकिन गिरवी जो सामान रखा है वो 15-15 लाख के रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं भैया हम ऐसा, क्योंकि जब आउटस्टैंडिंग की बारी आती है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगता है बार बार, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं उसे हम। तो वो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट लगते लगते हो सकता है इतना ज़्यादा हो जाए कि आपका ये 15 लाख से भी ऊपर निकल जाए। तो इन दैट केस क्या होगा, अगर प्राइमरी सिक्योरिटी कंप्लीट नहीं कर पाती है बैंक का पैसा रिकवर करने के लिए, देन बैंक हैज़ अ ऑप्शन टू
सेल दीज डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट एंड वहां से वो पैसा अपना रिकवर कर लेगी। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी सिक्योरिटी, देन सेकेंडरी सिक्योरिटी, देन सेकेंडरी सिक्योरिटी, देन सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भाई पहले प्राइमरी सिक्योरिटी सेल ऑफ होगी बैंक के द्वारा, दूसरी सिक्योरिटी को सेल तभी किया जाएगा जब प्राइमरी सिक्योरिटी फेल कर जाएगी पेमेंट रिकवर अप करने के लिए जो भी अमाउंट ड्यू था बैंक का। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका कोलेटरल सिक्योरिटी का थ्योरेटिकल पार्ट, और इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करेंगे अभी। ओके, तो क्या कैसा बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज, मतलब जो ये ट्रांजेक्शन हुई है, लोन लिया और डिबेंचर्स इशू किए, तो इन डिबेंचर्स का डाटा हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहां बनाएंगे जनरल एंट्रीज। तो उसी का ही हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब जनरल एंट्री जब भी आप बनाओगे तो मेक श्योर एक एंट्री भी अगर आपके पास है तो यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ जनरल एंट्री। तो यहां लिखोगे कि आप इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स, आप कंपनी का नाम ले लेते हैं एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपने बनाया, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या मेंशन किया बेटा, जनरल। आप क्या बना रहे हो यहाँ पे, जनरल बना रहे हो। तो जनरल का प्रॉपर्ली फॉर्मेट आप क्रिएट करोगे तरीके से कि भाई हमारा क्या फॉर्मेट होता है जनरल का। तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया बच्चों। अब डेट वाइज क्वेश्चन अगर दे आपको डेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो ठीक है, नहीं गिवन है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप बिना डेट के 1 2 3 लिख सकते हो, ऐसे ही कोई इशू प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जो हमने लोन लिया बेटा, ये लो जो लोन लिया ना 10 लाख रुपए का, इसकी एंट्री आप पास करोगे। अब सर एंट्री क्या होती है, मुझे एक बात बताओ, जब आप लोन लेते हो तो बैंक बैलेंस इंक्रीज करता है, तो डेबिट करेंगे, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए अमाउंट कितना लिखना है बच्चों आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए का। एंड बाय टेकिंग अ लोन आपकी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो लायबिलिटी किसके नाम से लिखोगे आप, लोन फ्रॉम एसबीआई। यहाँ लिखोगे लोन फ्रॉम एसबीआई। कितने का लोन लिया बच्चों आपने, 10 लाख रुपए का, बस हो गया हमारा काम। अब यहाँ लिखेंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई। तो एसबीआई से आपने क्या कर लिया बच्चों, लोन ले लिया। तो ये पहली एंट्री तो आपको नॉर्मली है करनी ही करनी है, बिकॉज आपको ये एंट्री लोन लेने की है, डिबेंचर्स इशू करने की थोड़ी है। ये तो दोनों केसेस में आपको करनी है, चाहे आप लोन, चाहे आप एंट्री रिकॉर्ड करो चाहे मत करो। यहाँ पे क्या लिखा आपने, क्वेश्चन में लिखा व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्वेश्चन है इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात की है, तो यहाँ पर ये एंट्री तो होनी ही होनी है दोनों केसेस में। अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी सर, बेटा दूसरी एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, देखो जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो क्या होता है, आपकी एक लायबिलिटी बढ़ जाती है। भले ही आपने एज ए सिक्योरिटी आपने डिबेंचर्स दिए हैं, लायबिलिटी तो इंक्रीज करेगी ना आपकी। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगी तो सर क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ डाल देंगे क्रेडिट साइड पे, यहाँ लिखोगे आप क्या, 2% डिबेंचर। तो सर डेबिट साइड में क्या आएगा, अब परसेंटेज डिबेंचर आपने कितने के इशू किए, सर 15 लाख रुपए के इशू किए, ये हमारे 15 लाख रुपए के हो गए है ना। अब इसके अगेंस्ट आपको पैसे तो मिले नहीं ना, बिकॉज जब आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो पैसे मिलते हैं आपको, बट यहाँ पैसे तो मिले नहीं आपको, तो बैंक तो मैं लिख नहीं सकता। नॉर्मली क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, ऐसी एंट्री चलती है हमारी, है ना। लेकिन यहाँ पर पैसे नहीं मिले आपको, पैसे नहीं मिले तो क्या करोगे आप, तो यहाँ पर आप जो अकाउंट यूज करोगे दैट इज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, परफेक्ट। अब ये क्वेश्चन भी ना एग्जाम में 1 मार्कर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग 9% डिबेंचर्स इश्यूड, 9% डिबेंचर्स इश्यूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये आपने दिखा दिया नरेशन में कि जो डिबेंचर्स हैं भाई ये कोलेट्रल सिक्योरिटी वाले हैं, नॉर्मल डिबेंचर्स ये नहीं हैं। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार है, जो भी एंट्रीज आपने मांगी थी वो हमारी कंप्लीट है। क्लियर, ठीक है सर। अब इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में हो सकता है ये इतना सा डाटा पूछेगा तो आपको इतना काम करना है, बट क्वेश्चन अगर पूछ लेता है आपसे कि भाई मुझे इसका बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट भी शो करके दिखा दो कि भाई बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो वो भी एक बार देख लेते हैं बच्चों। तो ये तो मैं रब करने वाला हूँ बिकॉज आपने नोट कर लिया है, अच्छी बात है। नहीं किया है तो आप पॉज करके या फिर बैकग्राउंड में जाके चेक इसको लिख सकते हो, बिकॉज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोनों के दोनों, MCQs में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। अब आ जाओ इसी का बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। तो बेटा इसका बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन कैसे दिखाओगे आप, तो देखते हैं इसका बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है। तो यहाँ आप लिख लो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। तो बेटा बैलेंस शीट का जब प्रेजेंटेशन दिखाने को बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा भाई बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी शो कर दो, तो चलो भाई वो भी शो कर देते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको बनानी है बैलेंस शीट। आप इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सब कुछ लिख ही चुके हो ऑलरेडी, तो बैलेंस शीट लिखोगे, ब्रैकेट में यहाँ मेंशन कर देना क्या कि भाई ये एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का बेटा मतलब होता है कि पूरी बैलेंस शीट नहीं है आपकी,
तो एज ऑन जो भी डेट आपके पास गिवन है 31/3 या जब भी आप इशू किया डिबेंचर्स, तो ये हमारे पास हो गया बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट। हम ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत होती नहीं है, बिकॉज यहाँ पे नोट नंबर के अंदर सारी डिटेल्स वगैरह वहाँ लिखोगे आप, यहाँ कुछ नहीं लिखना होता। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ये आ गया सर हमारे पास पर्टिकुलर के बाद पहला पॉइंट आप लिखोगे यहाँ पे कौन सी लायबिलिटी का सबसे मेन हेड क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। तो ये हो गया मेन हेड मेरा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का। ओके, उसके अंदर हम देखेंगे अब शेयर होल्डर फंड में इसका कोई काम नहीं है, तो मुझे उसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। मेरा काम यहाँ पे आता है सारा का सारा कहाँ बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। ओके, तो नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारी सारी डिटेल्स आएंगी, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में भी कहाँ, ये बेटा आती है आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पॉइंट नंबर 1, अब पॉइंट नंबर 1 के अंदर आपको बनाना है सारा का सारा डिटेल कि भाई कैसे आप फ्रेम कर रहे हो इसे। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे डिज़ाइन करना है इसको, ये आ गया आपके पास सीरियल नंबर, ये आ गया आपके पास पर्टिकुलर कॉलम। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं पर्टिकुलर कॉलम, बिकॉज मैक्सिमम डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर। तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर कॉलम और सीरियल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, पर्टिकुलर्स एंड यहाँ पे सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर पॉइंट नंबर 1 क्या है बेटा, ये है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो यहाँ लिखोगे आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आने वाला है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कर्जा कितना कितना आपने ले रखा है बेटा। सबसे पहला जो हमारे पास कर्जा था वो था लोन फ्रॉम SBI। तो लोन फ्रॉम SBI। अब सर लोन कितने का लिया बेटा, लोन हमने लिया यहाँ पे, ये वाली जो लायबिलिटी है ये है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसका टोटल अमाउंट कितना है 10 लाख रुपए। अब इसे उठा के आप यहाँ फ्रेम कर दोगे। उसके बाद एक लोन और है हमारे पास जो कि है डिबेंचर्स का। तो यहाँ लिखेंगे 9% डिबेंचर्स, बट इस वैल्यू को मैं बाहर नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता, क्योंकि इन डिबेंचर्स का पैसा मुझे नहीं मिला है। वो कितना है, 9% डिबेंचर्स, ये मेरे पास है 15 लाख रुपए के सर। अब 15 लाख रुपए को यहाँ आप लिखोगे इंटरनल कॉलम में 15 लाख रुपीस। अब यहीं से आप माइनस कर दोगे क्या, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आपने एक एसेट्स क्रिएट किया हुआ है इसके अगेंस्ट जो इस लायबिलिटी को नलिफाई कर देगा एंड फाइनल वैल्यू बाहर आएगी नील। और फिर मेन वैल्यू है आपके पास, एक्चुअल कर्जा 10 लाख का ही है ना आपके पास, तो 10 लाख यहाँ दिखा देना। बस ब्रैकेट में यहाँ नीचे इशू कर देना आप, यहाँ नीचे नरेशन में लिख दोगे, क्या लिखोगे, इशू। अब कितने डिबेंचर्स हो गए आपके, 15 लाख डिबेंचर्स। अगर 100 रुपये का डिबेंचर भी हम लगाते हैं तो कितने डिबेंचर्स आते हैं बेटा, इशू 15,000, 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई ये डिबेंचर्स में जो 15 लाख की वैल्यू ने कोलेट्रल सिक्योरिटी के नाम पर लिखे हुए हैं, और किसके अगेंस्ट किया है आपने, ये यहाँ लिख देना अगेंस्ट लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम SBI। ठीक है, तो आपने मेंशन भी कर दिया कि ये 15 लाख रुपए भाई बाहर क्यों नहीं आए। रीज़न क्या है कि हमने 15,000, 9% वाला डिबेंचर 100 रुपये का एक है, ये अमाउंट आता है आपके पास 15 लाख रुपए का, माइनस हो गया प्रॉपर्ली जो कोलेट्रल सिक्योरिटी के तरीके से इशू किए गए हैं। अब कोलेट्रल है तो बाहर तो आ नहीं सकता, तो ये वैल्यू उठा के सीधा उठा के बाहर प्लेस कर देना आप। ये हो गया हमारा खत्म काम, दैट्स इट। तो दिस इज अ बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन फॉर कोलेट्रल सिक्योरिटीज डन। केस नंबर 1 जहां पर आपने क्या किया है बच्चों, आपने एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया है, जनरल एंट्री, हाँ जनरल एंट्री को रिकॉर्ड किया है। अब अगला जो केस है हमारे पास अभी हम वो देख लेते हैं। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम चलेंगे केस नंबर 2 के ऊपर। ओके, तो आई गेस आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 के ऊपर, जहां पर क्वेश्चन हमें क्या बोलेगा। केस नंबर 2 में आपको पहले बता देता हूँ केस नंबर 2 बेटा होता क्या है। देखो केस नंबर 2 में अगर बात की जाए ना, तो केस नंबर 2 में साफ साफ क्वेश्चन लिख के देगा यहाँ पर आपको, व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। सिंपल, कंपनी ने क्या बोला है कि भाई हम जनरल एंट्रीज में इशू ऑफ डिबेंचर्स की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। अब अगर नहीं करना चाहते तो मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे चेंजेस आपको इस पूरे सॉल्यूशन में दिखाई देंगे। सबसे पहला चेंज, क्वेश्चन ने मना किया कि इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री जनरलाइज नहीं करनी है, मतलब रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ठीक है, रिकॉर्ड अगर नहीं करना है तो हमारे लिए क्या बदलाव आएगा, सर एंट्री करते टाइम बस ये इशू वाली एंट्री मिटा दो। परफेक्ट, ये हमने एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी। क्वेश्चन की डिमांड है ना कि भाई ये रिकॉर्ड नहीं करना आपको, तो ठीक है भाई, अगर रिकॉर्ड नहीं करना तो हमने मना कर दिया कि रिकॉर्ड नहीं करना, तो नहीं करना, हो गया रिकॉर्डिंग, खत्म बात है ना। तो केवल एक एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है, डिबेंचर्स के जो लोन आपने जो लिया है ना वो 10 लाख का, बस ये एंट्री आपने पास कर दी, खत्म बात। आपने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। अब एंट्री अगर रिकॉर्ड नहीं की तो मुझे बताओ, यहां पर जब मैंने ना मैंने डिबेंचर अकाउंट ओपन किया, ना ही मैंने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया, तो बैलेंस शीट में कहां का चेंज आएगा,
बढ़िया। तो बैलेंस शीट में कहाँ चेंज आएगा बेटा, यहाँ 9% डिबेंचर्स को जो अकाउंट मैंने ओपन किया था ये पूरा सेक्शन आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। ये वाला पार्ट खत्म, ये भी खत्म आपका, इसका मतलब ये दोनों भी खत्म हो गए आपके, है ना, ये भी खत्म हो गया। बस इतना ही काम करना है, बाकी सारा काम सेम है। ये जो नीचे नरेशन आपने लिखी हुई है ना, आप बस बैलेंस शीट में ब्रैकेट में शो करके दिखा दे रहे नीचे, ये वाली जो नरेशन आपने लिखी हुई थी अभी, सेम वही काम कि भाई जो ये डिबेंचर्स हमने इशू किए थे ये इनके अगेंस्ट ना कुछ डिबेंचर्स इशू हो रखे हैं, तो इशू 15,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ये काम सेम रहेगा, ये लाइन आपकी सेम रहेगी, बस हो गया हमारा काम। तो केस नंबर 2 भी आपका कवर हो गया है, जहां पर हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई आपने डिबेंचर्स की कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी, तो वो देख लो, वो बहुत सिंपल है। वो तो मतलब एक सीख लो, दूसरा वाला आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एंट्री नहीं करनी, अब यहाँ पे एंट्री नहीं करनी, तो भाई बैलेंस शीट में भी जो 2 अकाउंट एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे थे वो भी दिखाई देंगे, बाकी काम सेम रहेगा एग्जैक्टली। तो दिस इज अ इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, द मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैक्सिमम टाइम इसमें से देखा गया है कि थ्योरी का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि बताओ भाई इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है। एक क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें से अगर बनता है तो वो कैसा बनेगा, क्वेश्चन सिंपल बोलेगा कि भाई मुझे बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन दिखा दो इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी यूजिंग इमेजिनरी वैल्यूज। मतलब आपको अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू सर्च आउट करना है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन फ्रेम किया अपने अकॉर्डिंगली कि भाई एक्स लिमिटेड कंपनी ने बैंक से लोन लिया है 10 लाख रुपए का, एंड फॉर दैट लोन हमने 15 लाख रुपए के डिबेंचर, जो कि 100 रुपए का एक है, वो हमने डिबेंचर्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू कर दिया। इसकी एंट्री पास कर देंगे तो हो गया हमारा। इमेजिनरी वैल्यूज को यूज करके मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया, उसको प्रेजेंट करके दिखा दिया। अब जैसा क्वेश्चन बोलेगा, चाहे वो बोले एंट्री करके दिखाओ या एंट्री ना करके दिखाओ, दोनों केस हमने कवर अप कर लिए हैं। ओके, सो बाय दैट हमारा ये टॉपिक कवर्ड है, जहां पर हम लोगों ने क्या सीखा, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास वी विल अंडरस्टैंड कि इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन अगर होगा तो वो कैसे हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।